नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 11th हिंदी का पेपर हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है। पेपर में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप संबंधित प्रश्नों को अवश्य हल कर पाएंगे। गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 10 प्रश्न पूछे गए हैं, एमसीक्यू टाइप 10 अंक के। गद्यांश बहुत ही सुंदर है। गद्यांश देखिए। अब प्रश्न यह है कि हम सरल कैसे बने। सीधा सा उत्तर है सरल रहें। जो मन में है उसे कह डालें, लेकिन पूरी शालीनता से। कम एक मुस्कुराहट बिखेर देने से स्वयं को स्वीकारें और दूसरों को भी। सरलता आती जाएगी। जो व्यक्ति पल पल घटती घटनाओं को दर्शक की तरह देखता रहता है, चीज़ों को पकड़कर नहीं बैठता, बोलने की क्षमता होने पर भी एक भी शब्द व्यर्थ नहीं बोलता, वही मितभाषी है। मितभाषी इस रहस्य को जानता है कि मौन ही सर्वोत्तम भाषण है। कम से कम बोलना, एक शब्द से काम चले तो दो का प्रयोग न करना मितभाषी के लक्षण हैं, जो मौन की साधना का प्रथम चरण है। कम बोलने का अभ्यास धीरे धीरे करना पड़ता है। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सारयुक्त शब्दों का प्रयोग करने से हम बहुत सी शक्ति के अपव्यय से बच सकते हैं। विचार ही वाणी और सारी क्रियाओं का मूल होता है, इसलिए वाणी और क्रिया भी विचार का ही अनुसरण करती है। नियंत्रित विचार खुद ही सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है। मनुष्य जाने अनजाने अतिशयोक्ति करता है, या जो बातें कहने योग्य हैं उन्हें छुपाता है, या उन्हें दूसरे ढंग से कहता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मितभाषी होना जरूरी है। कम बोलने वाला आदमी बिना विचारे नहीं बोलेगा, वह अपने हर शब्द को तौलकर ही प्रयोग करेगा। जब आप मौन का नियमित अभ्यास करते हैं तो वह आपकी शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकता बन जाता है। प्रारंभ में काम के दबाव से राहत पाने में भी मन से मदद मिलती है। धीरे धीरे आपको मौन के समय अपने भीतर शक्ति और क्षमता का अनुभव होने लगता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी वाणी जो उत्तेजित ना करे, सच्ची, प्रिय और हितकारी हो, उसे वाणी की तपस्या कहते हैं। और यह तपस्या करना दुष्कर तो है, किंतु असंभव नहीं है। इस पेपर को मैं हल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न है, मितभाषी इस रहस्य को जानता है कि मौन ही सर्वोत्तम भाषण है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मौन सर्वोत्तम भाषण होता है। मितभाषी होना मौन की साधना का प्रथम चरण है। मितभाषी हर शब्द को तौलकर प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर है घ। तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, इस गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है। तो सही उत्तर है क, मितभाषी बनकर मौन साधना की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न, मनुष्य जाने अनजाने अतिशयोक्ति करता है। जो बातें कहने योग्य हैं उन्हें छुपाता है। पंक्ति का आशय है क। ऑप्शन सही है। अधिक बोलने वाला बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहता है। अगला प्रश्न, मौन हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकता कब बन जाता है। जब हम मौन का नियमित अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न, कथन है, वाणी की तपस्या करना दुष्कर है किंतु असंभव नहीं है, कारण इसमें नियमित अभ्यास करना पड़ता है, अपने को संयमित करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है क। कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, वाणी और क्रिया अनुसरण करती है। तो सही उत्तर है क, विचार का। अगला प्रश्न, सारयुक्त शब्दों के प्रयोग का लाभ है। तो इसका सही उत्तर है ख, हमारी बहुत सी शक्ति नष्ट होने से बचती है। अगला प्रश्न,
स्वयं को स्वीकारने से और दूसरों को स्वीकारने से क्या लाभ है? जीवन में सरलता आती है। हमें अपने मन की बात दूसरों के सामने करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सही ऑप्शन है ख, गद्यांश के मुताबिक शालीनता का। अगला प्रश्न दूसरा, जिसमें एक अपठित पद्यांश यानी काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। बहुत ही सुंदर काव्यांश है। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ये हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रेरी ऊंचे हिमाद्रि के, हिमाद्रि मीन्स हिमालय, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आँखों के, वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम ही रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ये हिंदुस्तान, हम सपूत थे उनके जो नर थे, अनल और मधु के मिश्रण, जिनमें नर का तेज प्रखरता, भीतर था नारी का मन, एक नैन संजीवन जिनका, एक नैन था हलाहल, जितना कठिन खड़ग था कर में, उतना ही अंतर कोमल, थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी तलवारों पर, स्वर्ग नाचता, थर 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 तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, नवीन भारत से तात्पर्य है, तो सही उत्तर है का, स्वतंत्र भारत से। वीर प्रसू माँ से तात्पर्य है ख, सही उत्तर है ख, भारत माँ। अगला प्रश्न, हम शांति दूत धरती के, छां सभी को देते हैं का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है क और ख दोनों। हम भारतवासी विश्व को शांति का संदेश देते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। हमने विश्व में शांति के दूत भेजे और शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ग, का और ख दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी तलवारों पर, पंक्ति में जिनकी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सही उत्तर है ग, पूर्वजों के लिए। अगला प्रश्न, भारत के वीर जवान रखवाली करते हैं, तो सही उत्तर है ग, गंगा यमुना हिंद महासागर और हिमालय की। अगला प्रश्न, अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना था। पद्यांश देखिए दूसरा, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर, नैया मीन्स नाव, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधद पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव उत्साह भरे रह नव, पर कुछ ने ले ली हिम समाद, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। कृत्य नहीं जो हो पाए, कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। बहुत ही सुंदर काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, समाज के लोग सफल लोगों को सम्मान देते हैं, जबकि कभी उन लोगों को प्रणाम कर रहा है। सही उत्तर है घ, जिन्होंने प्रयास किया परंतु उनके प्रयास असफल हो गए। अगला प्रश्न है, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही ऑप्शन है ख, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधद पार, पंक्ति में नैया और उधद क्रमशः प्रतीक हो सकते हैं, तो सही ऑप्शन है क, छोटे से साधन लक्ष्य महान। अगला प्रश्न, कथन दिया गया है, कथन है, समाधि ले ली, कुछ वीरों ने समाधि ले ली और कुछ असफल ही नीचे उतर आए, कारण है उनके प्रयास असफल हो गए, उनके साथी उन्हें छोड़ गए।
तो सही उत्तर है ख, कथन सही है, कारण गलत है। अगला प्रश्न, दुनिया ऐसे लोगों को भी भुला देती है जो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए और देश के लिए फांसी पर झूल गए। तो सही उत्तर है ग, जो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए और देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम हैं। तो सही ऑप्शन है ख, जनसंचार के। अगला प्रश्न, प्राप्त संदेशों का कूटवाचन कौन करता है? तो सही उत्तर है क, प्राप्तकर्ता। संदेश का कूटवाचन से मतलब है उसको समझना, तो सही ऑप्शन प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न तीसरा, नियंत्रण, सूचना देना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जनसंचार के हैं कार्य, ये जनसंचार के कार्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं। संचार में विचारों, सूचनाओं, अनुभवों, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार में सूचना और समझ दोनों शामिल है। संचार एक सतत प्रक्रिया है। संचार में आई बाधाएं शोर कहलाती हैं। तो सही उत्तर है ख, चारों ही सही हैं। अगला प्रश्न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें उदाहरण हैं, यानी ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो सही ऑप्शन है ख, मुद्रित माध्यम का, यानी मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम, प्रिंट मीडिया। अगला प्रश्न चौथा, जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता से लिया गया है, जिसके कवि त्रिलोचन हैं, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। काव्यांश देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसा रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाई करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर लाता हूँ, पाता हूँ कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, चंपा के पिता का नाम है सुंदर, जो एक ग्वाला है। तो सही ऑप्शन है का, सुंदर ग्वाला। दूसरा प्रश्न देखिए, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है, चंपा एक ग्रामीण बाला है जो कवि की परिचित है। दूसरा कथन है, चंपा चरवाई का कार्य करती है। तीसरा, चंपा कवि की कलम और कागज चुराकर अपने घर ले जाती है और उससे पढ़ाई करती है। तो इसमें सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ख सही है, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तो सही कथन पहला और दूसरा। अगला प्रश्न तीसरा देखिए, कवि चंपा से परेशान हो जाता है क्योंकि वह चंपा उसकी कागज और कलम गायब कर देती है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार चंपा अच्छी है और नटखट है। तो सही ऑप्शन है ख, अच्छी है, नटखट है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है और इसके रचयिता कौन हैं? तो सही ऑप्शन है ग, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कवि हैं त्रिलोचन। अगला प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। और यह गद्यांश मियां नसीरुद्दीन पाठ से लिया गया है। देखिए गद्यांश, सावो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते। मसीहों के धूम और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके यानी रुके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानवाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, हजारों धड़क्के, हजार मसीहों की धूम से तात्पर्य, सही उत्तर है का,
दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला में हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा और कला से हलचल बनाए रखते हैं। दूसरा प्रश्न, नानबाई किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है ख, रोटी बनाने वाले को। अगला प्रश्न देखिए, मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर लेखिका क्यों रुक गई? तो सही उत्तर है क, आटे के ढेर को सनते देखकर उन्हें कुतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें कथन दिया गया है, कथन और कारण। कथन है, मियां नसीरुद्दीन मशहूर नानबाई थे। कारण, वे एक खानदानी नानबाई थे और उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में महारत हासिल थी। तो सही उत्तर है ख, कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, लुत्फ शब्द का अर्थ है? तो सही उत्तर है क, आनंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ये वितान भाग 1 से जो पाठ है उन पर आधारित प्रश्न है, जिसमें भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर और दूसरा पाठ राजस्थान की रजत मूंद है। इन दोनों पाठों पर आधारित 10 MCQ टाइप प्रश्न हैं, एक एक अंक के। पहला प्रश्न देखिए, लता से पहले किस गायिका का चित्रपट संगीत में जमाना था? तो सही उत्तर है ख, नूरजहां। अगला प्रश्न, लता के गायन में था जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी? तो सही उत्तर है ग, गानपन। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार चित्रपट का सबसे बड़ा योगदान है? तो सही उत्तर है ग, लोगों को गाने के प्रति रुचि उत्पन्न करवा दी। अगला प्रश्न, लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर थे एक शास्त्रीय गायक। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया? तो सही उत्तर है ग, करुण रस के गानों के साथ। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने प्रकार के पानी पाए जाते हैं? सही उत्तर है क, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। अगला प्रश्न, 7वां, कुएं का जल होता है मीठा और कुएं का जल खारा। अगला प्रश्न, आँच प्रथा का संबंध होता है कुएं की सफलता और चेजारों के सम्मान से। अगला प्रश्न, 9वां, लेखक ने कुएं को रोज सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी क्यों कहा है? तो सही उत्तर है क, क्योंकि कुएं से प्रतिदिन 2 से 3 घड़े ही पानी प्राप्त किया जा सकता है, जो अमूल्य है। अगला प्रश्न, कुछ लोग कुएं के ऊपर ढक्कन पर ताला लगाकर रखते हैं, क्योंकि कुएं के जल को सुरक्षित रखा जा सके, कुएं के जल को गंदगी से बचाया जा सके, राहगीर या अन्य लोग पानी को चुरा ना लें। तो सही उत्तर है घ, तीनों ही कारण सही हैं। पेपर का दूसरा पाठ खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 7, जिसमें एक रचनात्मक लेखन लिखना है, रचनात्मक लेखन से संबंधित है। 4 टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना था, जो कि 5 मार्क्स का है। रचनात्मक लेख कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां पत्र लेखन से संबंधित है, जो कि 5 अंक का है। ये पहले, अब आपके गांव में बाढ़ के आ जाने से किसानों की फसलें नष्ट हो गई, इस पत्र के फॉर्मेट से संबंधित नमूने टाइप में आप बिजली और पानी की समस्या वाला पत्र लेखन का वीडियो देख सकते हैं। और अथवा में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो इसके लिए आप संपादक को पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के हैं। पहला प्रश्न डायरी लेखन से संबंधित है, जो कि 3 अंक का है। डायरी लेखन आप इस तरह से कर सकते हैं, सबसे ऊपर डायरी लेखन लिखें, उसके बाद जो प्रश्न में दिया गया है ऐतिहासिक स्थल की यात्रा यह लिखें या किसी भी स्थान का नाम लिखें। उसके बाद लेफ्ट साइड में डेट डालें, दिनांक लिखें। उसके बाद जिस भी स्थान के बारे में आप लिख रहे हैं, जिस भी यात्रा के बारे में लिख रहे हैं, उसकी महत्वपूर्ण और यादगार बातों का उल्लेख करें, अपने अनुभव का उल्लेख करें, सरल एवं संयत भाषा में 5-6 लाइन में। इस तरह से आप डायरी लेखन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कथा पटकथा में अंतर लिखिए। तो कथा शब्द का अर्थ है कहानी होता है, कथा शब्द का अर्थ कहानी होता है।
किसी भी फिल्म या धारावाहिक बनाने में कथा की आवश्यकता होती है। कथा को आवश्यकता अनुसार पटकथा में परिवर्तित किया जा सकता है। पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा, जिसका अर्थ है पर्दा, और कथा अर्थात कहानी। इस प्रकार पटकथा शब्द से तात्पर्य ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा छोटा अथवा बड़ा कोई भी हो सकता है। पटकथा टेलीविज़न और सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है। अगला प्रश्न, पटकथा की संरचना कैसे होती है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पटकथा में पात्र यानी नायक प्रतिनायक होते हैं, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान होता है, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, कई दृश्य भी होते हैं। तो इस तरह से संरचना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 10वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए जिनमें से 2 करने हैं कोई भी, जो कि 2-2 अंक के हैं। पहला प्रश्न है क, शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश में नुक्ता वाले शब्द कहाँ लिखे जाते हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। शब्दकोश शब्दों का विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी शब्द क्रम से होते हैं तथा उनका अर्थ और उनसे संबंधित व्याकरणिक जानकारी, उत्पत्ति आदि का विवरण होता है। नुक्ता वाले वर्णों को मूल वर्ण के बाद स्थान दिया जाता है। अगला प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो इन शब्दों का यह क्रम होगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तंग, फिर तंत्र, तंग, तंत्र, तक्र, तर्क, तर्पण, यह शब्दकोश क्रम है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी कुछ शब्द दिए गए हैं उल्टे पुल्टे क्रम में जिनको शब्दकोश क्रम में लगाना है। तो शब्दकोश क्रम क्या होगा? कक्षा, कृष्ण, क्षत्रिय, क्षमा और छाता। अगला प्रश्न 11वां देखिए, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से 2 करने हैं जो कि 3-3 अंक के हैं। पहला प्रश्न है क, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं और उनकी क्या पहचान बताई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मीरा श्री कृष्ण जी की भक्त थीं। वे कृष्ण जी को अपना पति मानती थीं। वे अपने पति की पहचान बताती थीं कि उनके पति गिरधर गोपाल हैं। वे सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। उनके अतिरिक्त उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके लिए कुल, परिवार आदि की समस्त मर्यादाओं को त्याग दिया था मीराबाई ने। अगला प्रश्न देखिए ख, कबीर ने ईश्वर एक है, इसके समर्थन में क्या तर्क दिए हैं? पठित पद के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कबीर ने कहा है कि ईश्वर एक है, सब जगह एक ही पवन है। ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कबीरदास ने तर्क दिया है कि सब जगह एक ही पवन है, एक ही जल है, सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित है। वही सभी को बनाने वाला है, वही सभी में विद्यमान है। वही परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है जो कि एक ही है। सारे भिन्न रूपों में उसी एक का निवास है। इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न का, कौन सी विशेषताएं बताई हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने पिता की? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवि के पिता उत्साही, साहसी, गतिशील, हंसमुख थे। उनकी वाणी में बादलों सी गर्जना थी। कार्यशैली अत्यधिक तीव्र थी। वे तेज दौड़ सकते थे। वे प्रतिदिन व्यायाम करते थे, गीता का पाठ करते थे। वे बड़े कोमल स्वभाव के देशभक्त थे। वे कवि से सबसे अधिक स्नेह यानी प्यार करते थे। अगला प्रश्न 12वां देखिए, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने थे जो कि 2-2 अंक के हैं। पहला प्रश्न का, चंपा को पढ़ना, चंपा क्यों पढ़ना नहीं चाहती थी? पठित कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चंपा एक ग्रामीण बालिका है, वह चरवाई करती है, वह कवि की परिचित है। कवि उससे पढ़ने लिखने की बात कहता है तो वह कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। उसकी दृष्टि में पढ़ना अच्छा काम नहीं है, वह पढ़ने के महत्व को नहीं समझती है। अगला प्रश्न ख, कवि को घर की याद आने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कारण उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया था। जेल में रहने के कारण और सावन का महीना होने के कारण, घर से दूर होने के कारण उन्हें अपने घर की याद आती है। अगला प्रश्न ग,
मीरा ने प्रेम की बेल को अपने आंसुओं से सींचा था, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मीरा एक राज परिवार की सदस्य थीं। मीरा बचपन से ही कृष्ण जी को अपना पति मानती थीं, इसलिए कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए उन्हें राज परिवार और समाज के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ा, जिस कारण उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखिए 13वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जो कि 3-3 अंक के हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपकी दृष्टि में नमक का दरोगा पाठ का नायक कौन है और क्यों? तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरी दृष्टि में नमक का दरोगा पाठ का नायक दरोगा बंशीधर है, क्योंकि उसमें एक नायक की सभी विशेषताएं हैं, और विशेषताएं हैं ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, आज्ञाकारी, आदर्श व्यक्ति। वह कहानी का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न ख, लॉर्ड कर्जन को अपने पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अनेक शक्तियां प्रदान की गई थीं, परंतु वे एक किसी फौजी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई पद देना चाह रहे थे, जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने क्रोध में आकर इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है ग, पथेर पांचाली फिल्म को बनने में 2.5 वर्ष का समय क्यों लगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पथेर पांचाली फिल्म बनने में 2.5 साल का समय लग गया था, क्योंकि फिल्म बनाते समय अनेक दिक्कतें आ गई थीं, समस्याएं आ गई थीं, जो इस प्रकार हैं। पहली, लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, अतः समय का अभाव था। दूसरा, पैसों की समस्या, जब पैसे इकट्ठा होते तो शूटिंग का कार्य फिर शुरू होता। तीसरा, पात्रों, स्थानों आदि को लेकर समस्याएं हैं। चौथा, उचित और फिल्म के अनुकूल मौसम का ना होना। इन कारणों से फिल्म में अधिक समय लगा। अगला प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जो कि 2-2 अंक के हैं। प्रश्न क, दरोगा बंशीधर के पिता ने उन्हें क्या सीख दी थी, क्या ये उचित है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। दरोगा बंशीधर के पिता ने उन्हें सीख दी कि उन्हें नज़र चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए, अर्थात रिश्वत लेने की सीख दी, जो कि अनुचित थी। बंशीधर ने उनकी इस बात को नहीं माना। वे एक ईमानदार दरोगा थे और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया किया। अगला प्रश्न ख, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ को देखकर लेखिका ने क्या विचार किया था? तो मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ को देखकर लेखिका ने उनसे उनके परिवार अर्थात उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में बात न करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न ग, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बंगाल विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की शक्ति को कमज़ोर करके ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत करना था। तो यह था हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर क्लास 11th हिंदी का। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।